हेलो नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी। आप सबका स्वागत है वेयर यू गो फर्स्ट मैटर्स पे। ये पॉडकास्ट रूबी हॉल क्लिनिक मतलब पूना का लीडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी के द्वारा आप देख रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम हर एपिसोड में रूबी हॉल क्लिनिक के एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुलाते हैं जो आपको मेडिकल टर्म्स को एकदम सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रश्मि भामरे। शी इज़ अ लीडिंग वॉइस इन एडवांस्ड गायनेक केयर एट रूबी हॉल क्लिनिक, ब्रिंगिंग द फ्यूचर ऑफ सर्जरी इन टुडेज प्रैक्टिस। डॉक्टर रश्मि, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। वेयर यू गो फर्स्ट मैटर्स काफ़ी दिनों से लोग देख रहे हैं और गायनेकोलॉजी इस विषय पर भी काफ़ी हमने बातचीत की है इससे पहले, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली रोबोटिक सर्जरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, और प्लीज़ हमें एक्सप्लेन करिए रोबोटिक सर्जरी इन गायनेकोलॉजी इन सिंपल टर्म्स। राइट, सो गायनेकोलॉजिकल सर्जरी जानने से पहले हमें ये देखना है कि सर्जरी किसको एडवाइस की जाती है। जी, कोई भी स्त्री रोग के यानी गायनेकोलॉजिकल जो डिसीजेस होते हैं वो पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं, जैसे कि पीरियड प्रॉब्लम हो गए, बहुत ज़्यादा माहवारी जा रही है, ब्लीडिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, लंबे समय तक पीरियड प्रॉब्लम चल रहे हैं, सोनोग्राफी में यूट्रस में गांठ, फाइब्रॉइड बताए गए हैं, ओवरी में सिस्ट बताए हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, कोई ट्यूमर बताया गया है और उनको बताया है कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो बेसिकली जब पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको हम पहले मेडिकल या सर्जिकल मैनेजमेंट में से कौन सी अप्रोप्रिएट है वो चूज़ करते हैं। जी, बहुत बार हमने ये भी पाया है ओपीडी में कि जब मेडिकल मैनेजमेंट पेशेंट को दी जाती है, सो बहुत सारे हार्मोनल नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट लेके पहले पेशेंट आ चुकी होती है, और हमने ये भी देखा है कि ट्रीटमेंट में 2, 3, 4 हार्मोन्स भी पेशेंट को एक साथ दे दिए हैं, इनअप्रोप्रिएट वे से दिए गए हैं। शायद दवाई तो सही दी है लेकिन उसका डोज करेक्ट नहीं दिया है। बहुत बार इनअप्रोप्रिएट यानी कि कंटिन्यूस थेरेपी के अलावा साइक्लिकल थेरेपी दी गई है। सो बहुत बार इनअप्रोप्रिएट हार्मोन्स या ट्रीटमेंट लेने से पेशेंट के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं कंट्रोल होने की जगह। ऐसे केसेस में या फिर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको स्ट्रेट सर्जरी शुड बी द फर्स्ट एंड द बेस्ट ऑप्शन। ऐसे केसेस में पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट छोड़ के सर्जिकल मैनेजमेंट एडवाइस की जाती है। जी, अब मोटा मोटी देखा जाए सर्जिकल मैनेजमेंट 2 प्रकार की होती है। एक है कन्वेंशनल ओपन सर्जरी, जी, जहाँ पे पेशेंट का पेट ऐसा काट के पेट के अंदर जाके यूट्रस या ऑर्गन्स को हाथ में लेके ऑपरेट किया जाता है। दैट्स अ कन्वेंशनल ओपन सर्जरी। द अदर मेथड इज अ मिनिमल एक्सेस सर्जरी या दूरबीन की शस्त्रक्रिया या की होल सर्जरी। बहुत सारे लोग लैप्रोस्कोपी सर्जरी ऑलरेडी जानते हैं। जी। सो द मिनिमल एक्सेस सर्जरी का जो एडवांस फॉर्म है वो है रोबोटिक गायनेकोलॉजी सर्जरी। ओके। या तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि रोबोटिक सर्जरी मतलब रोबोट सर्जरी करता है और डॉक्टर या एक्सपर्ट्स या सर्जन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। राइट, सो ये बहुत बड़ा मिथ है एंड दैट जी। यू पॉइंट राइटली पॉइंटेड। सी सर्जरी अगर आप देखें, लैप्रोस्कोपी सर्जरी में क्या होता है कि पेशेंट सोया है, उसके बाजू में हम सर्जन खड़े होते हैं, 2 छोटे से होल होते हैं और उन होल के मार्फत हम ऑपरेट करते हैं। जी। द इंस्ट्रूमेंट्स आर इन 2 हैंड्स। हमारे हाथ में कुछ ऑपरेशन की सर्जरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं और पैर पे कुछ दूसरे कंट्रोल्स होते हैं, लेकिन सर्जरी केवल 2 हाथों से नहीं हो पाती। वी नीड असिस्टेंट डॉक्टर्स। Right. एक असिस्टेंट डॉक्टर हमारा दूसरे होल से हमें सपोर्ट कर रहा होता है, एक दूसरा डॉक्टर हमारा कैमरा शो कर रहा होता है, क्योंकि ये लैप्रोस्कोपिक दूरबीन की शस्त्रक्रिया है जहाँ पे हम स्क्रीन पे देख के ऑपरेट कर रहे हैं। राइट। एक सर्जन नीचे वजाइनल लेंट पे भी बैठा होता है। सो ऐसे 3-4 डॉक्टर्स मिलके वो सर्जरी कंप्लीट करते हैं। Right. बट जो मेन प्रिंसिपल ऑपरेटिंग सर्जन है वो कांस्टेंट वर्बल इंस्ट्रक्शन इन लोग को दे रहा होता है, ये ऐसे दिखाओ, ऊपर दिखाओ, नीचे दिखाओ, ये पकड़ो, वो पकड़ो, Right. लाइक दैट। दैट्स हाउ द सर्जरी इज कंडक्टेड एंड दैट्स व्हाई द लैप्रोस्कोपी सर्जरी टेक्स लॉन्गर ऑल्सो, टाइम भी लगता है। रोबोटिक सर्जरी में रोबो होता है डॉक्टर की मदद को। सो इन शॉर्ट डॉक्टर रश्मि इज असिस्टिंग डॉक्टर रश्मि, यानी कि रोबोटिक के जो 4 आर्म्स होते हैं उसके सारे कंट्रोल मेरे खुद के ही हाथ में होते हैं और पैर में होते हैं। सो जो मेरे ब्रेन के इंस्ट्रक्शंस है जो मैं वर्बली बताने वाली थी, मैं सीधे अपने हाथों से ऑपरेट करके अपने आप ही ऑपरेट कर लेती तो हूँ। आपका असिस्टेंस का काम जो है असिस्टेंट वाला वो रोबोट कर रहा है। Okay. राइट, बट इसमें एक सबसे बड़ा एज ये है कि असिस्टेंट डॉक्टर को लिमिटेशन होते हैं, वो एग्जैक्टली हूबहू मेरे जैसा ऑपरेट नहीं कर पाता है, इंस्पाइट मी बीइंग टेलिंग वर्बली मेनी टाइम्स कि ऐसा करो वैसा करो। रोबोटिक में वो एग्जैक्टली वही करेगा जो मैं चाहती हूँ, जैसा मैं करना चाहती हूँ। ओके, दैट गिव्स एन रेप्लिकेशन ऑफ द सर्जन इटसेल्फ। ओके, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द सर्जरीज। जी, इसमें विजन बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द लैप्रोस्कोपी सर्जरी, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। लैप्रोस्कोपी में 2D, 4K, 3D तक आई हुई है।
यहाँ पे 4D बाइनोकुलर विजन आता है. ओह So vision makes a huge difference and game changer in this particular surgery. वाओ. तो जब रोबोट आपके साथ में होता है, आपने जैसे कहा कि इन अ ट्रेडिशनल सर्जरी यू हैव 3 to 4 सर्जन्स एंड डॉक्टर्स असिस्टिंग यू, बट इन दिस रोबोटिक केस सिर्फ एक रोबोट ही होता है या इसके अलावा आपके साथ में और भी सर्जन्स होते हैं टू See, ऑपरेट द रोबोट? Yeah, there is definitely a team assisting, helping you. In the operation theater, we have scrub nurse. एक छोड़ के 2-3 sister और nurses होते हैं. Assistant doctors are always there to Right. assist you. Sometimes the port में से थोड़ा सा assistance करने के लिए हम assistant port भी डालते हैं. Okay. So definitely they come in play wherein I need an additional help apart from my forearms. So yeah. तो हम कह सकते हैं कि रोबोटिक सर्जरी में भी पूरा कंट्रोल ये सिर्फ सर्जन के हाथों में ही होता है, Definitely. because the brain behind the robot is of course the surgeon who is Correct. expert, experienced and who can take immediate calls, intuitive calls. Yes. क्योंकि रोबोट में तो आप फीड कर दोगे जो वही करेगा रोबोट, लेकिन एट दैट मोमेंट भी आपको कुछ कॉल्स लेने होते हैं जो पूरी तरह से सर्जरी का फेस बदल सकते हैं. ओके यहाँ पे मैं एक बार और बताना चाहती हूँ, बहुत बार लोगों को लगता है कि वॉशिंग मशीन जैसा होगा, सिर्फ बटन दबा दो और मशीन में कपड़े धुल जाएंगे. इट्स नॉट सो. रोबोटिक सर्जरी में एट एक्चुअल लाइफ यू आर ऑपरेटिंग, हमारे हाथ के जो मूवमेंट्स होते हैं वही रेप्लिकेट होते हैं अंदर. Oh. यदि मैं मूवमेंट करना बंद करूंगी हमारा रोबो वहीं पे रुक जाएगा. अगर मैं कंसोल में से थोड़ा भी बाहर निकल जाऊंगी, विजन मेरा थोड़ा दूर हो जाएगा, रोबो तुरंत बंद हो जाएगा. बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स ये एडवांस रोबो में हमारे इनकॉर्पोरेट होते हैं जो कि रूबी हॉल में अवेलेबल है. सो इट्स नॉट कि बस मैंने फीड कर दिया और मैं चाय पीने चली गई. नो, वी कांट डू दैट. सो वी आर कॉन्स्टेंटली ऑपरेटिंग. हैंड, लेग, ब्रेन, एवरीथिंग इज वर्किंग. द मोमेंट आई विल स्टॉप वन ऑफ इट, इट विल स्टॉप ऑटोमेटिकली. राइट. सो जितना हमको लगता है कि हमारी लाइफ जितना ह्यूमन है उतना ही रोबोटिक सर्जरी भी ह्यूमन ही होता है. एट द एंड ऑफ द डे जितना भी आप असिस्टेंस ले लो टेक्नोलॉजी से, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज द ब्रेन दैट इज वर्किंग बिहाइंड इट. एंड इफ यू कॉल इट एज अ ह्यूमन, आई विल डेफिनेटली लेबल इट इज अ सुपर ह्यूमन. वाओ. अभी देखिए जैसे बड़े बड़े सर्जरीज होते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है, द बिगेस्ट डिफरेंस हियर इज व्हेन यू सी द मैग्निफिकेशन इज 10x. आपको 10 गुना चीजें बड़ी होकर दिखती है जो हमारी आंखों से भी अच्छा विजन देती है. छोटी छोटी नर्व्स, वेसल्स हमको नजर आते हैं, एंड देन यू कैन सिक्योर देम विदाउट इंज्यूरिंग देम. Yeah. You purposely cannot go and injure any other structure. Right. In fact, you focus on the target organ itself. आप केवल और केवल उसी ऑर्गन को ऑपरेट करते हैं जो आपका टारगेट ऑर्गन है. आजू बाजू के अवयवों को इंजरी नहीं होती है. सेकेंडली, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सुपर ह्यूमन होते हैं. नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे हाथ के जो मूवमेंट्स होते हैं वो इस तरह के होंगे, इस तरह के होंगे, या ज्यादा से ज्यादा रोटेशनल मूवमेंट होंगे, विच इज नॉट इवन 360 डिग्री. रोबोटिक के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो 750 डिग्री रेंज ऑफ मूवमेंट दिखाते हैं. वाओ. ठीक है. सो वेयर द कॉम्प्लेक्सिटी इज अ लॉट, द ट्यूमर इज वेरी डाउन डीप सीटेड इनसाइड, वेयर द लैप्रोस्कोपी सर्जरी इज नॉट पॉसिबल और सुपर डिफिकल्ट टू डू टू कंप्लीटली रिमूव द पर्टिकुलर डिसीज, वहां पे भी ऐसे क्लिष्ट जगहों पे रोबो आराम से पहुंच जाता है और उसके सुपर ह्यूमन मूवमेंट से वो ट्यूमर भी निकालता है और वहां पे टाके लेने में भी हमें मदद करता है. सो दैट्स हाउ इट जस्ट नॉट ओनली हेल्प यू मोर देन अ सर्जन, सुपर ह्यूमन. राइट. और इन्फेक्शन के भी चांसेस बहुत कम होता है. Definitely, minimal access surgery is the name mentioned. The port size is even less than 1 centimeter. आपका अंदर में कोई भी रूम टेम्परेचर को भी एक्सपोजर नहीं होता है अंदर के टिश्यू को. हैंडलिंग ही नहीं है. एज आई मेंशन्ड, वी जस्ट ऑपरेट ऑन द टारगेटेड ऑर्गन्स. तो हमारा बाहर का इन्फेक्शन अंदर जाता ही नहीं है. Right. और दूसरे ऑर्गन भी शांत ही रहते हैं. राइट. सो आपने कहा ये इतना आसान है कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज के सिचुएशन में भी, तो फाइब्रोसिस हो या एंडोमेट्रियोसिस हो, ऐसे सिचुएशंस में भी रोबोटिक सर्जरी करना पॉसिबल हो जाता है? पॉसिबल नहीं, ये इनफैक्ट बून है. इनफैक्ट अगर किसी को चूज करना पड़े कि मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीज है, प्रीवियस पेल्विक सर्जरीज हो चुकी है, 4-5 सर्जरीज हो चुकी है, ट्यूमर बहुत बड़ा है, ऐसे केसेस में विजन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको सिंपल उदाहरण देती हूँ. अगर मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, एंड कॉन्स्टेंटली सामने से फॉगिंग आ रहा है, बारिश हो रही है, लाइट चमक रहे हैं या अंधेरा है, वुड यू एबल टू ड्राइव फास्टर एंड सेफर? नो, यू विल नॉट फील कॉन्फिडेंट. यू फील कि धीरे धीरे चलाते हैं, सेफ्टी इंश्योर करके. सेम थिंग हैपेंस विथ एनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्जरी. लैप्रोस्कोपी में क्या होता है, विजन बहुत ही कॉम्प्रोमाइज होता है और हमको बार बार कैमरा क्लीन करना पड़ता है. देखने के लिए बहुत कष्ट चलते हैं, ऐसे ही चलते सर्जरी भी हमारी लंबी चलती है. ओके. रोबोटिक में विजन इतना एक्सेलेंट होता है, सिंस यू सी एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर,
you move faster with confidence, with no chances of injury to the adjacent structure. That's the beauty. Second, since you know कि वहाँ पे इंजुरी नहीं करने वाले हैं, blood loss भी कम होता है. So definitely it's for the complex surgery, robotic is the answer. Amazing. But are robotic surgeries suitable for women who want to preserve their fertility? Oh wow, great question. See, I'm a fertility expert. So I primarily came to the endoscopic world because I wanted to give the right justice to the pregnancy people. लड़कियां ऐसी बहुत सारी है जिनको प्रेगनेंसी के लिए एस्पायर कर रहे हैं, वे चाहते हैं माँ बन जाए, या फिर लड़कियां जो अनमैरिड है, अभी तक शादी प्रेगनेंसी का कुछ प्लान नहीं है लेकिन ट्यूमर है. इन लड़कियों को जब ऑपरेट करने का समय आता है तो सबसे पहला चीज एज अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट व्हाट वी कीप इन माइंड कि उनकी फर्टिलिटी एनहांस होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए सर्जरी से, और ना कि कम हो. अब जब हम यूट्रस को ऑपरेट करते हैं तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम जनरली नहीं होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द ओवरीज, ओवरी एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो हमारे अंडे कैरी करती है. एवरीबडी नोज दैट एवरी एग रिजर्व एंड हाउ प्रेशियस द ओवरीज आर फॉर अस. एंडोमेट्रियोसिस, ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन ट्यूमर, इन सब केसेस में हमारे ओवरी के अंडे उसके पास में ही होते हैं, डिसीज के पास में. अब द ट्रिक इज यू जस्ट हैव टू रिमूव द डिसीज without disturbing the eggs and the ovary. So there the expertise and the skill comes. No matter how skillful you are, laparoscopy instrument are not that delicate as that of your robotic instrument. Robotic के instrument की movement super fine होती है. माइक्रोस्कोपी से माइक्रोस्कोपी सर्जरी भी हम ब्यूटीफुली कर पाते हैं. कैंसरस या नॉन कैंसरस दोनों भी ट्यूमर्स के लिए प्रिसीजन से, एक्यूरेसी से और कंप्लीटली उस डिसीज को निकाल के ओवरी को अच्छे से हील कर देना, यही मेन स्टे होता है ट्रीटमेंट का. एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग एंड सॉ द डिफरेंस बिटवीन द लैप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक इन टर्म्स ऑफ द ओवेरियन ट्यूमर्स एक्सिजन, इट्स वाओ. सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड फॉर द फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, रोबोटिक इज द आंसर. जितना डेलिकेट आपका ऑर्गन है, जितना डेलिकेट आपका फ्यूचर है, उतना ही डेलिकेटली आप ये हैंडल करते हैं. यस यस. जब हम डेलिकेसी के बारे में बात करें तब हम यूजुअली ऐसा सुनते हैं कि यूट्रस रिमूवल अगर करना पड़े किसी भी लेडी को फॉर एनी रीजंस, तो वो मेजर ओपन सर्जरी से ही होता है. ऐसे में क्या रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा हो सकता है जहाँ पे बड़े बड़े स्कार्स हम अवॉइड कर सकें? ऑलराइट, सो वेरी गुड क्वेश्चन. यहाँ पे कैसा होता है, एक चीज़ मैं सबको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि हमारा जो ये नीचे का पेल्विक बेसिन होता है, पेल्विक इतना ही होता है. लेडीज को भगवान ने 3 ही स्ट्रक्चर फिट किए हैं. आगे होता है ब्लैडर, बीच में होता है यूट्रस और पीछे पॉटी की जगह होती है रेक्टम. ये 3 ऑर्गन्स यहाँ फिट किए हैं. और जेंट्स में देखा जाए तो पुरुषों में केवल 2 ही ऑर्गन है, ब्लैडर एंड द रेक्टम. देयर इज नो थर्ड स्पेस फॉर एनीथिंग. तो इतनी छोटी जगह में यदि आपके यूट्रस के साथ एक ट्यूमर आ जाता है, गांठें आ जाती है, फाइब्रॉइड आ जाते हैं, ओवेरियन ट्यूमर या सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा आ जाते हैं, तो जगह नहीं रहती. आजू बाजू के अवयवों को दबाने लग जाती है. बहुत बार पेशेंट को जब हम पूछते हैं, पेशेंट कहती है कि डॉक्टर मुझे पीरियड में कोई तकलीफ नहीं है, मुझे ब्लीडिंग भी ओके है, मेरी माहवारी भी रेगुलर है, मुझे दर्द भी नहीं है, लेकिन सोनोग्राफी पे ये ट्यूमर निकला है और डॉक्टर ने ऑपरेट करने बोला है, क्यों करूँ मैं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है. सो व्हेन वी आस्क सच पेशेंट कि आपको यूरिन में कोई शिकायत है क्या, एंड दे से कि डॉक्टर मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, रात को उठना पड़ता है, बार बार पेशाब होती है लेकिन हो जाती है बट बार बार जाना पड़ता है, या फिर पॉटी में थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता है, ब्लोटेड लगता है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, सो आई फील कॉन्स्टेंट हैवी डाउन देयर, मेरा ध्यान उधर रहता है, संबंध के दौरान तकलीफ होती है, या संबंध के बाद ना 2 दिन मेरा दर्द ही वो बना रहता है, अचानक मिड साइकिल मुझे पेन शुरू हो जाते हैं विच इज नॉट रिलेटेड टू द पीरियड्स, मतलब पीरियड तो बाद में आने वाला है. सो ये सारे जो सिम्टम्स है इसे प्रेशर सिम्टम कहा जाता है. अच्छा. कोई भी ट्यूमर शांत नहीं बैठता है, वो प्रेशर देने लग जाता है. इसीलिए यदि आपकी माहवारी भले ही नॉर्मल है लेकिन आपके ट्यूमर प्रेशर सिम्टम करने लगे हैं तो उसे हमें इग्नोर नहीं करना है. पहली बात. दूसरा, व्हेन यू आस्क अबाउट द स्कार कि कितना बड़ा, जितना बड़ा ट्यूमर उतना बड़ा स्कार रहेगा क्या, एब्सोल्युटली नॉट. There only the technology comes in. No matter how big your tumor is, it can be safely morcellated. छोटे छोटे pieces में करके हम उसको आराम से keyhole surgery से निकालते हैं. There are ample photos, videos are available on Google. I have posted, but I've stopped posting on social media because सोशल मीडिया पे थोड़ा सा सेंसिटिव कंटेंट नहीं डाल सकते हैं. सो कितना भी बड़ा ट्यूमर हो, वी हैव ऑपरेटेड 1.5 kgs of uteruses, 20, 30, 25 fibroid tumors we have removed. So that's technically absolutely safely possible with robotic. एट द सेम टाइम जब हम रोबोटिक सर्जरीज के बारे में बात करते हैं, स्पेशली इन विमेन केसेस, ऑलरेडी औरतें एनेमिक होती हैं, लो एचबी होता है, तो क्या रोबोटिक सर्जरीज के दौरान हम ब्लड कम वेस्ट हो, ब्लड फ्लो कम हो, ये भी कंट्रोल कर सकते हैं? हो, वेरी गुड. आपने बहुत सेंसिटिव टॉपिक छेड़ा यहाँ पे.
जब मैं रेजिडेंट थी लाइक लॉन्ग बैक 16-18 ईयर्स बैक, हमारे यहाँ पेशेंट सारे ही बहुत, इंडिया में एनीमिक पेशेंट बहुत रहते हैं। जी। हीमोग्लोबिन की कमी है क्योंकि सालों साल ब्लड लॉस हो रहा है और वो जस्ट जी। इग्नोर कर रहे हैं जी। एंड देर नॉट डूइंग मच। तो हमको सबसे पहले ब्लड बैंक भाग के पहले ब्लड रिजर्व करना पड़ता था। चालू सर्जरी में जैसे ही यूट्राइन्स क्लैम्प किए कि एनेस्थेटिस्ट ब्लड शुरू कर देता था, क्योंकि उनको ऑपरेशन में भी ब्लड की जरूरत रहती थी। इतना ब्लड लॉस बापरे. एंटिसिपेट होता था और होता ही था, जिसको आपण म्हणतो ना अपरिहार्य, ते होणारच आहे आणि यू नो दे एक्सेप्ट इट द वे. बट देन when since this laparoscopy started, you know, the blood loss, हमने blood preserve करना बंद कर दिया. Oh. Absolutely we don't require any blood transfusions for them. In fact laparoscopy में भी तो भी थोड़ा बहुत blood loss होता है. Robotic में I'll say 5 ml भी blood loss नहीं होता है. बाप रे. So the beauty is patient come when in a very tired state to us, we immediately ऑपरेट एंड स्टॉप द ब्लीडिंग. द मोमेंट ब्लीडिंग स्टॉप होता है, ऑर्गन जो डिफिकल्टी कर रहा है वो निकल जाता है, डिसीज निकल जाता है आपकी बॉडी से, दूसरे ही दिन पेशेंट हीलिंग में चली जाती है. पेशेंट स्टार्ट फीलिंग बेटर एंड शी फील रिलैक्स, शी फील बेटर कि हाँ मुझे पहले से काफी बेहतर लग रहा है राइट ऑन द सेकेंड थर्ड डे ऑफ द सर्जरी. दिस इज़ मिराक्युलस. इतने सारे मिराक्युलस पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद फिर भी ऐसे कुछ मिथ्स हैं क्या रोबोटिक सर्जरी को लेके जो अभी आप यहाँ पे बस्ट करना चाहते हो? वेल मिथ्स, रोबोटिक सर्जरी तो है एग्जिस्ट में, यही लोगों को पता नहीं है. पहली बात तो रोबोटिक गायनेक सर्जरीज है. गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज को ही लेके बहुत सारे मिथ है, जैसे कि सर्जरी के बाद मैं मोटी हो जाऊंगी क्या, मेरा यूट्रस निकालने के बाद मेरा हार्मोन्स में कुछ बदलाव आएगा. तो यहाँ पे मैं सबसे इम्पॉर्टेंटली ये बताना चाहती हूँ कि हमारा यूट्रस कुछ भी हार्मोन बनाता नहीं है. Uterus is not a hormone sensitive. It's not a gland. Right. Ovaries are the glands. They secrete hormone. They give you the hormones. जब तक ओवरी में कैंसर नहीं है हम ओवरीज नहीं निकालते हैं. यदि आपका कोई भी कैंसर ऑपरेशन नहीं है तो हम ओवरी को टच भी नहीं करते. इनफैक्ट वी प्रिजर्व द ओवरी. दैट्स द फर्स्ट एम. फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स उम्र मेनोपॉजल लेडी के भी ओवरी को रिस्पेक्ट करती ही है. ठीक है. वी डू नॉट रिमूव ओवरी एट ऑल. वी रिमूव ओनली द डिसीज पार्ट. और यूट्रस निकालने के बाद हमारी बॉडी से सिर्फ पीरियड बंद हो जाते हैं. मोटापा वगैरह होने का सबसे बड़ा कारण लाइफस्टाइल होता है. क्या होता है, इतना बड़ा पहले सर्जरी हुआ, पेशेंट को लगता है मेरा ऑपरेशन हुआ है, फिर घर पे बैठेंगे और बहुत बेड रेस्ट करेंगे, 2-2 महीना जगह से नहीं उठेंगे. फिर खाने में ये तुपाचे लाडू, डिंकाचे लाडू, ड्राई फ्रूट्स, हलवा, ऐसे अच्छा खाना खाते हैं, कैलोरी डेंस खाना खा के, और बहुत सारा आराम करने से मोटापा हो जाता है. उसका सर्जरी से कोई लेना देना नहीं है. नथिंग टू डू विद द सर्जरी. इट्स बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल. सो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टंट है की हाँ डॉक्टर माझे हाडं दुखायला लागतील का, माझे सांधे ठिसूळ होतील का, हा पण एक दुसरा खूप कॉमन गैरसमज आहे. सो उसके लिए भी एज आई ऑलवेज मेंशन, व्हेन यू एज, यू नो, योर बोन एंड योर मसल नीड स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, एंड फॉर दैट यू हैव टू वर्क आउट. आपको मूवमेंट करनी है, एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करनी है, सप्लीमेंट लेना है, कैल्शियम खाना है, प्रोटीन खाना है. ये आपको सर्जरी नहीं किया तो भी करना है. If you do that, then you will do great. So surgery will not cause miserability. Right. It will in fact improve your life. So ये एक बहुत बड़ा myth है. Right. और सर्जरी के कितने दिनों बाद a woman can go back to her normal life? Oh well, my patients, they are super comfortable right in 24 hours. They get a walk, eat, do everything. Discharge लेने के बाद चौथे दिन घर की लेडीज घर में किचन में भी, इनफैक्ट हस्बैंड के फोन आते हैं कि डॉक्टर ये किचन में गई है. I was like, okay, fine, let her do whatever she wish to because she is comfortable doing it. Right. And one of the patient, funnily, she just came accidentally for 5th day to my clinic. I said, I called you on 10th day. Why did you come so early? I was like, my husband was going ना, वो शादी की पत्रिका वाट रहे थे तो वाटायला आले, मग मी पत्रिका वाटायला निघाले होते, मग म्हटलं भेटून घेऊ मॅडम ना. सो शी इज इन द पोस्ट ऑपरेटिव फेज एंड शी इज वॉकिंग अराउंड. दूसरी एक पेशेंट कह रही थी कि चलो डॉक्टर मैं आ गई हूँ तो मैं थोड़ा शॉपिंग करके आ जाऊँ. सो पीपल आर सुपर कंफर्टेबल राइट ऑन 4th 5th डे. वी रिकमेंड टू रेस्ट फॉर एटलीस्ट अ वीक, दैट्स इट. और 8वें 9वें 10वें दिन हमारी लड़कियां जो ऑफिस करने वाली है वो ऑफिस ज्वाइन करती है. दे ड्राइव एंड दे डू स्टफ. सो आराम से आप आपके दिन रूटीन लाइफस्टाइल में गेट बैक करते हैं. अमेजिंग. आपने काफ़ी आसानी से रोबोटिक गायनेक सर्जरी को एक्सप्लेन कर दिया. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप शायद जो औरतें अभी सुन रही हैं जिनको एक्टिवली या पैसिवली कुछ इस बारे में सुनने की ज़रूरत है, कोई टिप अबाउट देयर गायनेकोलॉजिकल हेल्थ केयर आप देना चाहेंगी? या डेफिनेटली. हे बघा, सी लेडीज,
यू आर ब्यूटीफुल गॉर्जियस लेडीज, व्हाट आई ऑलवेज टेल कि ना हमारी जो पीरियड आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस अगर हो रहा है और इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं कि हाँ मुझे तो हमेशा ही ब्लीडिंग होती है, बट एक बात हमें ध्यान रखना है कि ब्लड बनाने के लिए हमारी बॉडी को 2-3 महीना लग जाता है और ब्लड लॉस होना 1-2 घंटे में भी ब्लड लॉस हो जाता है। पेशेंट कह रहे 2-2 घंटे में पैड चेंज करना पड़ता है। ये जो पीरियड के जो ब्लड लॉस आपकी बॉडी से हो जाता है वो ब्लड बनाने में हमारी बॉडी कॉन्स्टेंट काम कर रही होती है और हीलिंग में ही लगी रहती है बॉडी। हमारी बॉडी खुद के हैप्पीनेस पे, फैमिली पे, हमारे करियर पे, हमारे हॉबीज पे फोकस ही नहीं कर पाती है बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंटली इन द रिपेयर प्रोसेस। सो इसीलिए आप पीरियड की प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना करें। No matter how big, small it is, you see a tumor, you see anything in the sonography, come and meet an expert. Expert guidance is very important. I'm not saying कि सबको सर्जरी लगेगा, लेकिन राइट करेक्ट गाइडेंस से, मेडिकल मैनेजमेंट से आप डिसीज को वहीं रोक सकते हैं और राइटली ट्रीटमेंट लेने से आप सर्जरी से भी बच सकते हैं। लेकिन जहां जरूरत है, जहां सर्जरी करनी है, वहां एक्यूरेसी और प्रिसीजन इज अनपार्डनेबल, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और राइट एक्सपर्ट की सलाह से राइट ट्रीटमेंट सही टाइम पे बिल्कुल बेझिझक और आराम से लेनी है। बेसिकली किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बहुत टाइम पे लेडीज़ अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे बाद में रखती है, तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे पहले रखिए। इन शॉर्ट डॉक्टर का यही कहना है। काफ़ी बातें आज हमको समझ में आई, बट इसी के साथ मैं एक छोटा सा रैपिड फायर करना चाहूँगी आपके साथ, जो हम यूजुअली नहीं करते हैं, बट आप इतना फन तरीके से हमको एक्सप्लेन कर रही हैं तो मुझे लगता है व्हाई नॉट। सो इफ़ यू आर रेडी, कैन वी डू अ क्विक रैपिड फायर विद यू? दिस और दैट, तो आप चूज करिए आपको क्या चीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट या सर्जरी? मेडिकल मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ कोर्स, बट आपको सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, जहाँ पे जरूरत है कि आप ऑलरेडी लेट हो, द सर्जरी इज द फर्स्ट चॉइस, वहाँ पे ही ओनली सर्जरी। ओके, लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी? डेफिनेटली रोबोटिक। फैब्युलस। ऑपरेशन थिएटर या सोशल मीडिया? क्योंकि आपने कहा आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती है, तो आप क्या ज्यादा एंजॉय करती है? डेफिनेटली ऑपरेशन थिएटर, दैट्स माय फर्स्ट पैशन, दैट गिव्स मी द मोस्ट हैप्पीनेस। लेकिन आप सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव है, तो क्या लगता है आपको सोशल मीडिया के बारे में? सोशल मीडिया इज टू कनेक्ट द पीपल एंड आई एम समबडी हु इज ऑलवेज विद द पीपल। आई फील कनेक्टेड विद देम। आई लाइक टू टेल देम कि ये सब जरूरी है आपको जानना। अमेजिंग। और आप इतने एंटरटेनिंग तरीके से बताते हैं तो आई एम श्योर आपके फॉलोअर्स भी काफ़ी खुश रहते हैं। सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट आपके लिए क्या रहा है? आज तक इतनी लंबी आपकी जर्नी रही है, लेकिन किसी पेशेंट की कोई कहानी आप शेयर करना चाहेंगे? मुझे हमेशा ही सबसे ज़्यादा समाधान देने वाला क्षण वो होता है जब मैं सर्जरी के दूसरे दिन पेशेंट से मिलने जाती हूँ और उनके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल होती है एंड दे जस्ट सी यू लाइक एज अ गॉड कि डॉक्टर मुझे लगा ही नहीं कि मेरा सर्जरी हो गया, आई एम फीलिंग सो कंफर्टेबल। सो वो जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, वो जो थैंक यू बोलते हैं, दैट इज Unmatchable. yeah. सो सैटिस्फाइंग मोमेंट के साथ भी कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स होते होंगे, कुछ फनी सवाल या कुछ फनी सिचुएशंस आती होंगी कभी किसी पेशेंट ने आपको कुछ ऐसा पूछा है? The most common and awkward question that patient asks, डॉक्टर आपकी उम्र क्या है? You look so young. So yeah, I am 40. I am mother of 2. My youngest one is 10 years. So yeah, so that's a common question. So I think बहुत टाइम पर लोग आके कहते हैं कि डॉक्टर को देखकर ही आधी आपकी बीमारी कम हो जाती है और अच्छा लगने लगता है। तो आपके जैसे अगर डॉक्टर्स होंगे तो आई एम श्योर इट्स अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर ऑल द वुमेन हु आर वाचिंग। थैंक यू सो मच। कोई ऐसा एक शब्द है, वन वर्ड टू एक्सप्लेन गायनेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जर्नी टू पेशेंट्स, मतलब पेशेंट्स को ये जर्नी अगर एक्सप्लेन करनी हो एक शब्द में तो आप क्या कहेंगे? पेशेंट आर डाउटफुल, मेनी टाइम्स दे आर डाउटफुल। सो इफ यू आर डाउटफुल, इट्स वेरी नेचुरल। ओके, कम एंड मीट एन एक्सपर्ट, राइट? ask questions to 2-3 doctors, no problem. Get the answers, जो आपका ब्रेन बताएगा कि हाँ, here I got the answers and the logical answers, then you will be sorted. लेकिन ऐसा भी होता है क्या कि डाउट के साथ साथ आजकल पेशेंट्स बहुत सारा गूगल करते हैं, चैट जीपीटी करते हैं, उनको सारा कुछ आता है और डॉक्टर के पास आके बताते हैं कि डॉक्टर हमको ये प्रॉब्लम्स है, अब क्या करें? तो ऐसा भी मैं बता रही हूँ, जो डॉक्टर लॉजिकली आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाए, दैट विल मेक मोर सेंस, राइट? नो मैटर हाउ गूगल और चैट जीपीटी यू आर डूइंग, इट्स ओके, इट्स फाइन. Any patient will do that. Even if I am a patient, I'll do if I don't have knowledge about that. So it's fine. But at the end of the day, you need a medical expert. Definitely, yeah. Great. Finally, any other common myth about not just robotic but gynec surgery? ये कि
रोबोटिक सर्जरी या गायनेक सर्जरी से वजन बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, आप बूढ़े हो जाते हो, नथिंग लाइक दैट। ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने इतने एंटरटेनिंग और सिंपल तरीके से हमको रोबोटिक सर्जरी के बारे में बताया। बहुत सारे मिथ्स तो मुझे खुद को ही थे कि रोबोटिक सर्जरी में आपको डॉक्टर की ज़रूरत कितनी पड़ती है, मगर नॉट जस्ट मी, आई एम श्योर हमारे सारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को आपने इतने सिंपल तरीक़ों से रोबोटिक सर्जरी एक्सप्लेन करी है, ये लोग कल से रोबोटिक सर्जरी खुद भी कर सकते हैं इतने एक्सपर्ट हो गए। बट थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग, and yeah, thank you for watching us. If you still have any other questions, any doubts, anything to tell us, anything to ask us, anything to ask doctor, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ये एपिसोड शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के साथ में, नॉट जस्ट women but men also. They should also be aware of these issues in their women's lives. तो बहुत से लोगों को आप मदद कर सकते हैं सिर्फ ये एपिसोड शेयर करके। ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतना समय निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू।